Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, how are you? Enjoying good health at your homes and also studying biology and other subjects as well. Today we are going to discuss chapter number 9. Previously we have discussed the basic concept of plants, their basic divisions. प्लांट्स की बेसिक डिवीजन्स हमने पढ़ी थी और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे प्लांट्स के. होपफुली आपको समझ आ गए होंगे. उसमें डिवीजन जो है वो ब्रायोफाइटा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और फिर इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस जो लास्ट में हमने टॉपिक में कवर किया था, दैट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, एंड स्पेशली दिस डिवीजन, इस डिवीजन के हवाले से भी. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा एक तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मैं थोड़ा सा और थोड़ा मॉडिफाई करके बता दूंगा और साथ में हमने इसका जो रिमेनिंग एक जो पोर्शन रह गया था, दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो हम कवर करेंगे. उसके साथ इंशाल्लाह हम इसमें जो लैंड एडेप्टेशंस हैं ऑफ ब्रायोफाइट्स उसको भी डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में. और डियर स्टूडेंट्स, आप के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर लेक्चर के एंड पे अगर मेरे पास कुछ थोड़ा सा टाइम बचता है तो एक दो जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको मैं जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उनके साथ साथ. अगर मुझे लास्ट में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो उसमें एक दो तीन करके क्वेश्चन जो है वो साथ साथ में जो वीडियो के लेक्चर के वाले से थे वो मैं आपको समझाता चला जाऊँगा इंशाल्लाह. सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, इसको देख लेते हैं बेटा एक दफ़ा. चैप्टर 9, दैट इज किंगडम प्लांटी. सो टॉपिक इज alternation of generations in bryophytes. अच्छा बेटा, एक बात मैं इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ. एक बात स्किप हो गई थी मुझसे लास्ट लेक्चर में कि इनकी वाटर अब्जॉर्प्शन जो है, आमतौर पर हमने देखा है कि जो जनरली जो हम देखते हैं प्लांट्स जो देखते हैं और इनमें आमतौर पर वो ज़्यादातर ट्रेकियोफाइट्स होते हैं, उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वाटर जो या मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो बेसिकली रूट्स के ज़रिए करते हैं. रूट्स उसमें जो टैपिंग रूट्स होती हैं, लेटरल रूट्स होती हैं, ठीक है, रूट हेयर्स होते हैं जो कि उसके सरफेस एरिया को भी इंक्रीज़ करते हैं. तो इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए जो जनरली जो ट्रेकियोफाइट्स हैं या वो जो जनरली हमें बाहर प्लांट्स नज़र आते हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स वाटर इज़ absorbed through, एक तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था राइजाइड्स, ठीक है, रूट्स की तरह के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं राइजाइड्स जो कि एंकरिंग में और वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन मदद करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ वाटर एब्जॉर्ब्स थ्रू राइजाइड्स एज वेल एज द जनरल सरफेस बॉडी. जनरल एरिया ऑफ द बॉडी सरफेस, यानी इनके जो सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ से भी कर सकता है, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ से भी कर सकता है. तो ये एक पॉइंट रह गया था लास्ट टाइम में राइजाइड्स के साथ साथ कि राइजाइड्स तो हैं ही, वो इनको एंकरेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इनको एब्जॉर्प्शन भी वाटर और मिनरल्स की प्रोवाइड कर, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये जनरल बॉडी सरफेस. इसकी रीज़न क्योंकि बेटा ये आपको पता है ये शुरू के लैंड प्लांट्स थे अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कंसेप्ट. तो ये मैंने बताया था कि इनकी हाइट नहीं है,
ये ऐसे बिछे पड़े होते हैं ज़मीन के ऊपर ख़ास तौर पर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम वैसे स्प्रेड होते हैं, और लेकिन और इनके अंदर जो है वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि अगर वो अपराइट हैं तो उनकी हाइट भी कम है, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ दिस पर्पस, ठीक है, इनके अंदर जो जनरल बॉडी सरफेस है वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की एज वेल, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रहेगा था। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स, तो हमने लास्ट टाइम इसको डिटेल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आज हम इसको देख लेते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को। सो हमने ये कहा था कि इसमें आमतौर पर दो तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स वाला और फीमेल प्लांट, और मेल प्लांट जो है वो आमतौर पर सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ मेल प्लांट and female plant. They will produce, male plant will produce male gametophyte, while the female plant will produce female gametophyte. अब मेल गमीटोफाइट और फीमेल गमीटोफाइट का हमने स्पेसिफिक नाम बताया था आपको, और साइंटिस्ट ने नाम इसका रखा है, मेल गमीटोफाइट इज एंथीरेडियम, while the female gametophyte is called as आर्चिगोनियम, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइट्स हैं, इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर वो एंथीरेडियम और आर्चिगोनियम रेस्पेक्टिवली। और फिर इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स, इसके अंदर एंथीरोजाइट्स, या इसका मैंने दूसरा नाम क्या बताया था आपको, स्पर्म्स, या इसका एक और नाम आपको मैंने बताया था स्पर्मेटोजोआ। सो ये तीनों इसी के नाम है, या सिंपली इसको मेल गैमीट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनियम, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस एग सेल, एग सेल और ओवम, ठीक है, और ऊसफियर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनके अंदर ये गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और आपको ये भी मैंने बताया था कि जो मेल गैमेट्स हैं दे आर मोटाइल, while the egg cell it is नॉन मोटाइल। ये प्रोटेक्ट होता है आर्चिगोनियम के अंदर ही। तो ये मूव करके जाते हैं किस प्रोसेस के ज़रिए, कीमोटैक्सिस के ज़रिए, ठीक है। आर्चिगोनियम के अंदर जो उनसे एग सेल्स हैं दे विल रिलीज सर्टेन केमिकल्स, और उनको सेंस करते हुए उन केमिकल्स को उस केमिकल्स को वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द केमिकल्स, जिसको हमने कीमोटैक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट को कीमोटैक्सिस, टैक्सिस मीन्स टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है। तो इसमें कीमो मीन्स केमिकल्स, जो केमिकल्स रिलीज़ होते थे एग सेल से, उसी को सेंस करते हुए जो मेल गैमेट्स हैं, यानी कि जो स्पर्म सेल्स हैं या स्पर्मेटोजोआ हैं या एंथीरोजॉइड्स हैं, वो उसको उसकी तरफ मूव करते हैं। अल्टीमेटली दे विल फॉर्म अ ज़ाइगोट, ठीक है। इनिशियली मैंने आपको बात बताई थी कि ये उनसे गैमेटोफाइट जनरेशन है, ये हैप्लॉइड होती है, यानी जो प्लांट है इट इज़ हैप्लॉइड, फीमेल एज वेल एज मेल। इनके अंदर जो गैमेटोफाइट बनेगी वो भी क्या होगी, हैप्लॉइड। इनके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी, इसके अंदर भी माइटोसिस होगी, और इससे क्या प्रोड्यूस होंगे, दीज गैमेट सेल्स, एंड बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो हैप्लॉइड। और जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन का अमल होगा यहाँ पर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट, अ सेल, अ लार्ज सेल विच विल बी डिप्लॉयड, क्योंकि वो n+n, 1n+1n इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉयड होगा। ये फिर कुछ देर के लिए कहाँ क्या रहेगा, इन रेस्टिंग कंडीशन, ये रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा थोड़ी देर के लिए। आफ्टर दैट इट इज़ कन्वर्टेड, इसके अंदर जो है वो माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी अगेन, माइटोटिकली ये डिवाइड करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एम्ब्रियो,
ठीक है, एम्ब्रियो विल बी डिप्लॉयड, और एम्ब्रियो से फिर आगे क्या बनेगा बेटा, आपको याद होगा द स्पोरोफाइट। विच विल ऑल्सो बी डिप्लॉयड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोफाइट होती है वो डिप्लॉयड होती है। गेमीटोफाइट जो गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है वो हैप्लॉयड है, और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन यानी कि स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट के अंदर होते हैं मदर स्पोर मदर सेल्स, दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड। ठीक है, इन सेल्स के अंदर होगी, याद रखेंगे, सिर्फ ये वाहिद एक ऐसा स्टेप है जहां पर क्या होनी है, मियोसिस, इस स्टेप के अंदर। ठीक है, स्पोर मदर सेल जो है इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, और इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होंगे, द स्पोर्स। और मियोसिस चूंकि रिडक्शन डिवीजन है बेटा, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ। जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जो स्पोर बनेगा इसके अंदर वो उसमें कितने आ जाएंगे, हाफ हो जाएंगे उसके। सो इस वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, आप इसमें याद रख लीजिएगा, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड था, रिड्यूस होकर क्या बन गए, स्पोर्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हुई है तो स्पोर्स विल बी हैप्लॉयड। और ये स्पोर्स क्या करेंगे, दे विल फॉर्म द मेल प्लांट एंड द फीमेल प्लांट। ओके, तो यहाँ से देखें जो इससे प्लांट बनेंगे वो भी क्या होंगे, दे विल ऑल्सो बी हैप्लॉयड। सो ये सारी क्या थी बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, मतलब कि एक जनरेशन हमारे पास कौन सी आ रही है, ये गेमीटोफाइट वाली। ठीक है बेटा, ये सारी क्या है, ये गेमीटोफाइट जनरेशन है, और ये सारी देख सकते हैं आप, ये क्या है, हैप्लॉयड है। और उसके पास जो सेकंड जनरेशन हमारे पास कौन सी आ रही है, दैट इज स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, यहां तक। तो ये कौन सी है, इट इज डिप्लॉयड। और इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि इसके अंदर, और हाँ एक ख़ास बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट है। ठीक है, याद रखना है, डोमिनेंट। और इसके लिए एक और वर्ड था, कॉन्स्पिक्वस, यानी आप अगर किसी ब्रायोफाइट को देखेंगे तो उसमें जो नज़र आ रहा होगा पोर्शन प्लांट का वो गेमीटोफाइट होगी। ठीक है, स्पोरोफाइट उसमें कहीं ना कहीं पे छुपी हुई होगी, वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, आपको ढूंढनी भी पड़ सकती है। ठीक है, तो मतलब कि वो लेस कंस्पिक्वस, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ था लेस कंस्पिक्वस। तो स्पोरोफाइट इट इज़ डोमिनेंट, सॉरी गेमीटोफाइट इट इज़ डोमिनेंट कंस्पिक्वस। ठीक है, एंड एज वेल एज हम इसको कहते हैं द प्लांट बॉडी, द मेन प्लांट बॉडी इज गेमीटोफाइट जो नज़र आ रही है। ठीक है, आपको याद होगा इस तरह से मैंने वो प्लांट इसका ड्रॉ किया था स्पोरोफाइट का, इस तरह से। ठीक है, और इनके अंदर वो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट, ये स्पोरोफाइट इसके ऊपर ऐसे प्रोड्यूस होती है, ये फुट, सीटा और ये स्टॉक। तो ये दो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जनरेशन है बेटे, आपके सामने है। ये इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है, तो हेट्रोमॉर्फिक जनरेशंस। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म एंड अपीयरेंस। ठीक है, तो इन दोनों में ये होती हैं। तो ये पहले क्या होगा, ये प्लांट बॉडी यानी कि जो गेमीटोफाइट है ये क्या बनाएगी, गैमीट्स, गैमीट्स से क्या बनेंगे, जाइगोट, जाइगोट से फिर क्या बनेगी, स्पोरोफाइट। तो अगली नस्ल में क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट जो बन गया अब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अगली जनरेशन में गेमीटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से इसको मैंने इसके लिए एक और आपको नाम बताया था, डिप्लो हैप्लोनोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, जिसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टर करती है हैप्लॉयड गेमीटोफाइट के साथ। तो होपफुली आपको ये दोबारा से मैंने एक जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको समझा दिया। हाँ, उससे मैंने डायग्राम के साथ आपको समझाया था, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो मेन चीज़ इसमें बेटा हमारे रह गई थी, दैट वाज इट्स सिग्निफिकेंस।
नेक्स्ट इसी के साथ आएगा अल्टरनेशन के साथ सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। यानी ऐसा क्यों होता है? ये डायरेक्टली भी तो हो सकता था, ये एक ही अल्लाह ताला उनके सिस्टम चला सकता था, लेकिन इनके अंदर ऐसा क्यों अल्टरनेशन क्यों हो रही है? उसका आखिर कोई क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदे में सबसे पहले चीज़ तो बेटा नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज genetic recombinations are produced. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बेटा इसलिए, अब ये मैंने इसलिए साथ में ये ड्रॉ भी किया था कि यहाँ पर इस पॉइंट पे देखेंगे कि हमने क्या कहा था कि मियोसिस होती है, और मियोसिस का आपने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं एट द मैट्रिकुलेशन लेवल। बाकी जो मज़ीद इसकी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के चैप्टर में सेल साइकिल में आप पढ़ेंगे। तो मियोसिस जो है ये रिडक्शन डिवीजन, जैसे कि मैंने बताया रिडक्शन है, इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मियोसिस की 2 फेजेस होती हैं, 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो इसकी जो फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ की जो कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये देखें मियोसिस इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 फेजेस, ये टाइप्स नहीं है, फेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या बात होने वाली है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस कैसे प्रोड्यूस हुई हैं। मियोसिस 1 के आगे 2 मेन फेजेस हैं बेटा, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो फ्रॉम द न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद फिर जब न्यूक्लियस बन चुके होंगे, उनकी डुप्लीकेशन हो चुकी होगी, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेगा। तो फिर जो कैरियोकाइनेसिस 1 है इसकी आगे 4 फेजेस हैं, ठीक है, सब फेजेस, जिसमें प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, then anaphase 1 and then telophase 1। तो इसके अंदर ये जो सी ये वाली स्टेज है बेटा, ये प्रोफेज 1 सबसे लेंथी फेज होती है मियोसिस के अंदर, ठीक है। ये वो स्टेप है जिसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है कि जिसमें जो, क्योंकि मियोसिस के अंदर पेयर्ड फॉर्म में होती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपस में अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या होगा, देयर विल बी द रीशफलिंग ऑफ जीन्स, रीशफलिंग ऑफ जीन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीन्स जब रीशफल होंगे, जीन्स के रीशफल होने से बेटा क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस वेरिएशंस, इससे वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, इसमें डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस पैदा होंगी। एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम के जब वो पार्ट्स जो हैं वो गैमेट्स के जो पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इससे इसके फ़ायदा ये है कि यहाँ पर रीशफलिंग हो रही है और इससे डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के जो स्पोर्स बनेंगे, और इसका फिर फ़ायदा क्या होगा, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है डिस्कस करने वाला, दैट इज़ द बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट समझाना था, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था, मियोसिस वाला। तो सेकेंड पॉइंट इज बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब बेटर चांसेस कैसे प्रोड्यूस हुए, क्योंकि ऐसे स्पोर्स पैदा हुए जिनके अंदर डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बन चुकी हैं, जिनके अंदर जीन्स शफल हो चुके हैं और मुख्तलिफ जो है उनके अंदर कॉम्बिनेशंस के स्पोर्स पैदा हुए हैं। अब ऐसे स्पोर्स जिनके अंदर
जो जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन ऐसा हुआ है कि वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा, ज़्यादा नस्लें अपनी प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा अपनी जनरेशन्स प्रोड्यूस करेगा और उसके बेटर चांसेस हैं इस लैंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए। बात समझ आ रही कि जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी और उन जो डिफरेंट वेरिएशंस के जो स्पोर्स पैदा हुए हैं उनमें से वो स्पोर्स जो उनका जेनेटिक मेकअप, ऐसा जेनेटिक मेकअप वाले स्पोर्स जो कि इस एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि जो लैंड के ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हार्श है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू द एक्वेटिक वन। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस सडन होती हैं, अचानक से चेंजेस आ जाती हैं और समटाइम्स वो लॉन्ग लास्ट भी कर जाती हैं। ठीक है, तो इन बदलते हुए लम्हा ब लम्हा, मोमेंट टू मोमेंट जो सी ये चेंजेस हैं, इनको सर्वाइव करने के लिए वही सर्वाइव कर सकेगा जिसके पास बेटर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, जिसके पास ऐसे फैसिलिटीज़ उसकी जेनेटिक में होंगी कि वो उन कंडीशंस को कोप कर सके। ठीक है, तो वही लीडिंग जिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई हैं, अल्टरनेशन की वजह से, और उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी द बेटर चांसेस फॉर द सर्वाइवल। एंड फाइनली एक थर्ड पॉइंट जो डिस्कस हुआ हमारी बुक में, दैट इज एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन मतलब कि इसकी बेस के ऊपर, ऑन द बेस ऑफ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, जो एवोल्यूशनरी कंसेप्ट, ऐसे साइंटिस्ट जो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं वो ये समझते हैं कि इससे फिर बेहतर एवोल्यूशन होती है। जिन प्लांट्स का जेनेटिक मेकअप इस एनवायरनमेंट के साथ कोप करने के लिए वो सपोर्टिव नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाएंगे, और जो बाकी जिनका सपोर्ट कर गया इस एनवायरनमेंट के साथ वो चलते रहेंगे, तो उससे नए से नई वेरिएशंस आती चली जाएंगी विच विल लीड टूवर्ड्स द एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आपने तीन इसका सिग्निफिकेंसेस में, ये सिग्निफिकेंस में पॉइंट याद रखने हैं। एक तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस जो कि कहाँ पर, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैंने सारा ये फ्लो चार्ट बताया कि कहाँ पर जाकर वो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि मियोसिस हो रही है तो वेरिएशंस होंगी, वेरिएशंस हैं तो मतलब शफलिंग है, शफलिंग ऑफ जीन्स leading towards the variations, it will produce the spores which have the better chances of survival on this land, and ultimately according to the evolutionary concept they may help in evolution according to the evolutionary theory, not all of them. तो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर हो गया, कोई बात ना समझा तो मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में आज हमने लेक्चर में कवर करना है, दैट इज़ द अडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स ऑन द लैंड। जैसे हमने फंजाई के अंदर भी पढ़ा था कि उनके अंदर फंजाई जो है वो कैसे उनके लैंड पे अडेप्टेड है, किन बेसिस के ऊपर वो अडेप्ट हुआ था, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उनको इस खुश्की के ऊपर सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल थी, उनको सपोर्ट कर रही थी। सो लैंड adaptations in bryophytes. तो बेटा सबसे पहला पॉइंट जो कि सबसे अहम तरीन है, इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस ब्रायोफाइट्स, चूँकि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट ये पानी से निकल कर अभी खुश्की पे हैं। पानी में जो थे जो प्लांट्स होते हैं उनको तो पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो चूँकि ये लैंड के ऊपर आए हैं तो सो दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, उनको पानी की जो कमी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ को इन्होंने किस तरह से अडेप्ट किया, कैसे अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी को ढाला है या इन्होंने ढाला है, किस तरह से इन्होंने अडेप्ट किया है बाय, इसमें दो मैकेनिज्म्स आपने याद रखने। नंबर वन, कॉम्पैक्ट
multicellular body, and number 2 is cuticle. कॉम्पैक्ट समझते हैं आप, जैसे कि कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि बहुत बड़ी किसी चीज़ को साइज़ में छोटा कर देना, उसको कंप्रेस करके, जैसे आप देखते हैं डीवीडीज़ होती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज़, कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब कि बहुत बड़ा डाटा जो होता है, जीबीज़ का डाटा आप एमबीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करके, कंप्रेस करके, ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो फैली हुई नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से बनाया है? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब सख्त है, जुड़ी हुई है, इनके सेल्स आपस में टाइटली पैक हैं, तो ये कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी होने का फ़ायदा, सबसे पहली चीज़ इस पर देखेंगे कि इट विल रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर वाटर लॉस, या जिसको आप सिंपल वर्ड्स में कहते हैं इवेपोरेशन। प्लांट्स हैं तो उनके अंदर इवेपोरेशन होती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए इनकी बॉडी अल्लाह ताला ने कॉम्पैक्ट जो है वो बनाई है, ताकि इनके अंदर जो सरफेस एरिया, क्योंकि कॉम्पैक्ट जितनी ज़्यादा फैली हुई होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर वाटर एवेपोरेशन के, आपको पता है ना, सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन से और वाटर लॉस से डायरेक्टली लिंक्ड है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इन कॉन्टैक्ट विद द एयर और एनवायरनमेंट, उतनी ज़्यादा वहाँ से एवेपोरेशन होगी। इसी तरह से जितना कम होगा उतनी कम एवेपोरेशन होगी। तो चूँकि ये भी हमने एक बात की थी कि इनको पानी लाजमी चाहिए, और आमतौर पर पाए भी कहाँ जाते हैं, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट उसमें देखेंगे कि मॉइस्ट जगह पे, गीली जगहों पे, वेट प्लेसेस के ऊपर ये पाए जाते हैं। तो इनको पानी क्या है, कमी जो है उसका ना हो सके, इस चीज़ को इन्होंने कैसे अडेप्ट किया, अल्लाह ताला ने इनको ये अडेप्टेशन दी कि इनकी बॉडी को कम्पैक्ट कर दिया। आगे इसकी सब जो सब डिविजन में प्लांट्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत कंप्रेस्ड और कम्पैक्ट होती है। नंबर 2 इज़ क्यूटिकल। अब क्यूटिकल, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, क्यूटिकल क्या होती है? इट्स अ वैक्सी लेयर, ठीक है, अ लेयर विच इज मेड अप ऑफ वैक्स। और वैक्स क्या होती है? दिस इज अ टाइप ऑफ लिपिड्स। और जो लिपिड्स होते हैं आपको पता है बेटा, दे आर वाटर रिपेलेंट, ठीक है। तो इनके अंदर क्यूटिकल होने के, इनकी बॉडी कंप्रेस हो गई, सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, और जो रिड्यूस सरफेस एरिया उसके ऊपर भी एक थिन लेयर है क्यूटिकल की, ठीक है। याद रखिएगा, हमने पढ़े थे दे पोजेस थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो कि मज़ीद इसको कंपाउंड करेगी कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। सो 2 चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट किया, सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ, कैसे? मल्टी सेलुलर बॉडी जो कम्पैक्ट हो गई। और नंबर 2, जो कम्पैक्ट बॉडी है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर क्यूटिकल जो है वो चढ़ा दी, जिसकी वजह से इनके मज़ीद वाटर लॉस को जो कम किया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने अपनी वाटर को कंजर्व किया। नंबर 2 is the development of photosynthetic tissues in a special chamber. अब ये स्पेशल चैम्बर, जो फोटोसिंथेटिक चैम्बर भी उसको कहते हैं, ठीक है, स्पेशल चैम्बर है बना हुआ। आपको याद होगा बेटा कि प्लांट्स के अंदर जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, आम तौर पर आपने इससे पहले मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है कि इस तरह से ऊपर वो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको बताता हूँ, यहाँ पर इस तरह से ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के नीचे ये एलोंगेटेड सेल्स की एक लेयर होती है, मेसोफिल सेल्स, और फिर उनके नीचे काफ़ी स्पेस है और उसमें एयर स्पेसिस हैं, और ये मेसोफिल सेल्स हैं, और लास्ट में ये इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे डिटेल जब आएगी तो इसको मैं उसमें भी कवर करूँगा, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर में भी। तो ये लोअर एपिडर्मिस है। तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपर एपिडर्मिस, दिस इज मेसोफिल लेयर,
and this is lower epidermis. ये लेकिन ये किसका है? ये ट्रेकियोफाइट्स के अंदर है। ये कौन से प्लांट के अंदर है? ट्रेकियोफाइट्स के अंदर, ठीक है। ये ट्रेकियोफाइट के लीफ का ये मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन बताया। तो इसमें देखें ये इतनी ज़्यादा इसके अंदर ये क्या चीज़ें हैं? व्हाट आर दीज? दीज आर एयर स्पेसिस। इनके अंदर एयर स्पेसिस मौजूद है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने के लिए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा एयर आ सके और वो उनके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो सके। लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स के अंदर इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट हुई और इनके अंदर एक खास किस्म इस तरह चैम्बर बना है। इनके अंदर एयर स्पेसेस वाला चक्कर थोड़ा सा कम हो गया बेटा, इस तरह से कॉम्पैक्ट हुई ना, कॉम्पैक्ट। इनके अंदर एयर स्पेसेस बहुत कम, नेग्लिजिबल, ठीक है। और इसमें सारे के सारे सेल्स, जैसे कि उसमें आपको पता है कि सारे सेल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे। अपर एपिडर्मिस, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं, नीचे जो लेयर है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। तो इनके अंदर ये एक स्पेशल चैम्बर बना जो कि दो चीज़ों को स्पेशल एड दे रहा है। एक इस तरह से बना कि जो सेल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक को इंक्रीज करे और वाटर लॉस को डिक्रीज करे। और चूंकि फोटोसिंथेसिस करनी है तो कॉम्पैक्ट इसलिए हुई और इसलिए लॉन्गेटेड हो गई कि इट विल इंक्रीज सरफेस फॉर लाइट, उसको सरफेस को इंक्रीज हो गया, उसका कांटेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हुई हैं स्पेशली इस चैम्बर के अंदर, और ये चीज़ डिक्रीज हुई है, तब जाकर के ये चीज़ ने इसको ख़ास किस्म का फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे देखें इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया था कि इसके अंदर देखिए कितनी स्पेस मौजूद है। इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, स्पेसिफिक चैम्बर है, और सारे सेल्स इसमें वो फोटोसिंथेटिक भी नहीं होते, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक हो सके ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके और लाइट की जो सी फॉलिंग जो सी सरफेस एरिया उसको बढ़ाया जा सके, और दूसरे नंबर पर इस तरह से डिज़ाइन है कि वाटर लॉस कम हो सके, तो उसको मिनिमाइज करना है। नंबर 3, इज राइजाइड्स। ये हमने पहले बात पढ़ी थी। राइजाइड्स के रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो राइजाइड्स बेटा दो ही इनके मेन फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, हमने पहले बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था कि एक तो दे प्रोवाइड एंकरेज। एंकरेज मीन्स ग्रिप, होल्ड, ठीक है, उसको पकड़ देते हैं इस प्लांट को कि वो ज़मीन के साथ अटैच हो सके, अपने एक जगह पे टिक सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ताकि वो वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। नंबर 4, इज हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी, हेट्रो मीन्स पहले से आपको बता चुका हूँ, हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट, और गैमी मीन्स यहाँ पर है गैमिट्स, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के गैमिट्स बनते हैं। कौन कौन से अभी हमने डिस्कस किया, इसलिए इसकी भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट गैमिट्स, दो तरह के गैमिट्स इसके अंदर बन रहे हैं। द एग सेल्स एंड द स्पर्म सेल। एग सेल किसके अंदर बनता है बेटा? आर्चिगोनियम के अंदर, और स्पर्म्स किसके अंदर बनते हैं? एंथेरिडियम के अंदर। क्लियर? सो हेट्रोगैमी, ये चीज़ भी इनको फ़ायदेमंद हुई, जिसमें कि ये नॉन मोटाइल रहा और ये मोटाइल हो गया, जो कि इसकी तरफ मूव करके जाता, जो कि हमने अभी डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। सो हेट्रोगैमी, डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोगैमी। नंबर 5 is the protection of gametes. Protection of gametes. गैमीट्स कौन कौन से? एग सेल और स्पर्म सेल, ठीक है। ये कहाँ पर प्रोटेक्ट हुए थे? अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये बार बार डिस्कस हो चुका है। किसके अंदर प्रोटेक्टेड हैं? इन देयर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है।
स्पर्म किसके अंदर प्रोटेक्ट होता है? एंथीरिडियम के अंदर, जो किसकी मेल गामेटोफाइट है। और ये एग सेल किसके अंदर वो प्रोटेक्ट होता है? विद इन द आर्चिगोनियम। तो ये इनकी जो प्रोटेक्शन है गैमेट्स की, ये प्रोटेक्ट हो गए, तो इसलिए ये भी फ़ायदा हो गया इनको लैंड के ऊपर अडेप्ट करने के लिए। नंबर 6 इज रिटेंशन of embryo or zygote within archegonium। अभी मैंने आपको लाइफ साइकिल समझाया, उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाया। उसमें देखा आपने कि जब जाइगोट बनता है तो वो कहाँ पर बनता है? विद इन द आर्चिगोनियम। और उसी के अंदर वो रहेगा जाइगोट कुछ अरसा रेस्टिंग कंडीशन में, और उसके बाद वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, उसे एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? फिर स्पोरोफाइट बनेगी। एंड नंबर 7 फाइनली, रिटेंशन का मतलब होता है बेटा, रिटेन का मतलब रहना, निकलना नहीं है उन्होंने, उसी के अंदर बाउंड रहना। रिटेन मीन्स बाउंड, ठीक है। एंड नंबर 7 इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो ये चीज़ भी मैंने अभी आपको बताई थी, इसका सिग्निफिकेंस में ये डिटेल में मैंने समझाया कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उनको कैसे फ़ायदा है, उसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट जेनेटिक्स जो मेकअप के जब स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो ये उनको सर्वाइवल के बेटर चांसेस प्रोवाइड करेंगे ऑन द लैंड। जिनका ऐसे स्पोर्स जिनका जेनेटिक मेकअप जो होगा वो कोप कर ऐसा होगा कि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को और बदलती मौसम की जो चेंजेस होती हैं उनके साथ वो कोप कर सके, तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे, ज़्यादा जनरेशन्स प्रोड्यूस करेंगे। और जो उनके साथ कोप नहीं कर सकेंगे वो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते चले जाएंगे, ठीक है। सो ये 7 पॉइंट्स हैं बेटा जिसके बिहाफ के ऊपर आप कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लैंड के ऊपर अडेप्टेड हुए। सो अगेन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्व कैसे किया? कम्पैक्ट बॉडी इनकी कम्पैक्ट हो गई, सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, उसके ऊपर क्यूटिकल चढ़ गई। नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक चैम्बर। टिश्यूज जो है वो एक खास किस्म के चैम्बर के अंदर बना है जिसके अंदर देखिए कम्पैक्ट है। वो इस तरह से अल्लाह ताला ने उसको डिज़ाइन किया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक को बढ़ा दे, लाइट की कैप्चरिंग को बढ़ा दे और वाटर लॉस को कम कर दे। ये मैंने आपको एक ट्रिक्योफाइट का बताया था, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, इसलिए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस हैं, वो वाइड होता है, खुला होता है, ठीक है। जब 3rd पॉइंट हमने इसका देखा, राइजाइड्स उनको एंकरेज के लिए, ज़मीन के ऊपर खुश्की के ऊपर उसको एक जगह पे टिकना है, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए राइजाइड्स हैं, एंकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नंबर 4 हेट्रोगेमी, 2 डिफरेंट तरह के इनके अंदर जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग सेल्स एंड द स्पर्म सेल्स। और नंबर 5 दे आर प्रोटेक्टेड विद इन देयर रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एग सेल्स किसके अंदर प्रोटेक्टेड हैं? आर्चिगोनियम के अंदर। और स्पर्म सेल्स, स्पर्मेटोजोआ, एंथेरोजोइड्स, दे आर प्रोटेक्टेड विद इन द एंथेरिडियम, ठीक है। नंबर 6 कि जब वो जाइगोट बन चुका होता है वो रिटेन हो जाता है और एम्ब्रियो भी रिटेन हो जाता है विद इन द फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम। एंड नंबर 7 अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो कि इनको फ़ायदा देती है, वो डिटेल्स में हमने स्टडी किया। होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकी जो सब डिविजन्स हैं, उसकी जो फर्स्ट सब डिवीजन है उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।